बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास न्यू फिज़िक्स के हवाले से नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं और आज हम इंशाल्लाह यूनिट 9 का न्यू टॉपिक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को डिस्कस करने वाले हैं। और यहाँ पहले स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से पहले एक छोटी सी टर्म हीट कैपेसिटी को जो है वो डिस्कस किया गया है। इसके बाद दोबारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की तरफ आया गया है। ठीक है, तो हीट कैपेसिटी जो है बेसिकली फ़िज़िक्स की टर्म में एक ऐसी फ़िज़िक्स में एक ऐसी टर्म है जिसको हम कहते हैं कि वो अमाउंट ऑफ हीट है जो किसी भी चीज़ का टेम्परेचर राइज करने के लिए हीट एनर्जी रिक्वायर हो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ठीक है, सपोज़ उसका टेम्परेचर 0 है तो उसको 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक लाने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है वो उसकी हीट कैपेसिटी है। इसी तरह अगर उसका टेम्परेचर 28 है तो 29 तक लाने के लिए उसको लिए जो हीट एनर्जी चाहिए वो उस सब्सटेंस की हीट कैपेसिटी है। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे बताई गई। हीट कैपेसिटी इज अ टर्म इन फिजिक्स दैट डिस्क्राइब हाउ मच हीट is added to a substance to raise its temperature by 1 degree Celsius। ठीक है, मैथमेटिकली अगर उसका फार्मूला हम देखें तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो हम मालूम कर सकते हैं अमाउंट ऑफ हीट डिवाइडेड बाय चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, वेयर क्यू इज अमाउंट ऑफ हीट। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ हीट जो हमने इस्तेमाल की है उसको हम डिवाइड करेंगे राइज इन टेम्परेचर से, डेल्टा टेम्परेचर से। ठीक है, यानी फाइनल टेम्परेचर को हम माइनस करेंगे इनिशियल टेम्परेचर से और फिर हीट अमाउंट ऑफ हीट को उससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो है वो हीट कैपेसिटी आ जाएगी किसी भी चीज़ की। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ हीट जो उसको रिक्वायर हुई है, जो उसने ली है, असल में उसने उसको एब्जॉर्ब किया है। ठीक है, तो इसमें Q जो है वो अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब है। ठीक है, डेल्टा T जो है वो चेंज इन टेम्परेचर है। ठीक है, तो जितना भी टेम्परेचर हमें चेंज मिल रहा है उससे हम डिवाइड करेंगे जो हमने अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब कराई है या यूज़ की है वहाँ पर, तो हमें इस चीज़ की हीट कैपेसिटी मालूम हो जाएगी। ठीक है, तो हीट कैपेसिटी डिपेंड करती है द नेचर ऑफ मटेरियल। किसी भी मटेरियल की नेचर क्या है, नेचर किस तरह हम समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, 2 बीकर हैं जिनमें इक्वल मास है, मास मौजूद है वाटर का और एक ऑयल का। अगर हम उनको हीट करें बराबर टेम्परेचर के साथ तो हम देखेंगे 3 मिनट के लिए हम उसको गर्म करते हैं तो हम देखेंगे कि ऑयल जो है वो वाटर के मुकाबले में उसका टेम्परेचर ज़्यादा राइज होगा, ट्वाइस या थ्राइस राइज हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि वाटर की जो हीट कैपेसिटी है वो ज़्यादा है, वो उसको जो है वो ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है, उसका टेम्परेचर देर से जो है वो राइज कर रहा है, जबकि ऑयल का टेम्परेचर जल्दी राइज कर रहा है, उसकी जो हीट कैपेसिटी है वो कम है। ठीक है, तो दैट्स वाई ऑयल जो है वो जल्दी उसके टेम्परेचर राइज कर गया, जबकि वाटर का टेम्परेचर जो है वो देर से राइज किया गया है। ठीक है, अब हीट कैपेसिटी को समझने के बाद हमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी जो है वो आसानी से समझ में आ जाएगा। इसमें सब थोड़ी सी हमें चेंजिंग ये करनी होगी कि हमें मास भी जो है वो 1 kg लेना होगा। ठीक है, पहले हम जिस चीज़ का जिक्र कर रहे थे वहाँ हमने मास का जिक्र नहीं किया था। ठीक है, यानी जितना भी अमाउंट है हमारे पास 1 kg कोई अमाउंट मौजूद है, कोई 100 kg मौजूद है, तो उसमें जो हमें अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब हो रही है उससे हम उसकी उस टोटल चीज़ की टोटल जो सब्सटेंस है उसका हम इस हीट कैपेसिटी मालूम कर लें। लेकिन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एक कहना चाहिए मज़ीद कहना चाहिए अच्छी टर्म है। ठीक है, मज़ीद स्पेसिफाइड टर्म है जिसमें हम मास को भी 1 kg ले लेते हैं। ठीक है, तो अब अगर हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को डिस्कस करें तो हमारे पास अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ अ सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, यहाँ ये चीज़ समझ लें, ये 1 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं है, यहाँ पर SI यूनिट इस्तेमाल होगी 1 डिग्री केल्विन। ठीक है, आगे आप फार्मूला भी अगर देखें तो इसमें आपके पास ये देखें ये केल्विन आ रहा है। ठीक है, इट्स SI यूनिट जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। ठीक है, तो एनर्जी के लिए जो एनर्जी ऊपर यूज़ होगी इसमें उसके लिए जूल इस्तेमाल हो रहा है, हीट एनर्जी जो यूज़ हो रही है, और मास के लिए किलोग्राम आ जाएगा। ठीक है, और चेंज इन टेम्परेचर के लिए यहाँ केल्विन आ जाएगा।
अच्छा, दूसरा ये कि इन दोनों के फार्मूले में भी अगर आप थोड़ा सा फ़र्क देखें, ठीक है, ये मैथमेटिकली हमने इसको अमाउंट ऑफ हीट को सिर्फ चेंज इन टेम्परेचर से डिवाइड किया था, जबकि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम अमाउंट ऑफ टेम्परेचर एब्जॉर्ब्स के साथ जो डिवाइड करेंगे उसमें सिर्फ टेम्परेचर नहीं है, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब के साथ जो हम डिवाइड करेंगे उसको हम सिर्फ टेम्परेचर से नहीं बल्कि मास से भी डिवाइड करें। इसका मतलब ये है कि यहाँ हमने मास को भी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में ऐड किया है, वहाँ मास ऐड नहीं था हीट कैपेसिटी में, ठीक है। तो ये थोड़ा सा फ़र्क है दोनों में, ये आपको जहन में होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि ये यहाँ मिस्टेक है, यहाँ सेंटीग्रेड नहीं होगा बल्कि केल्विन होगा। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो SI यूनिट्स के तौर पर जो है वो रखी जाती है, जिसमें वाटर का जो है वो ऑलमोस्ट 4.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ जूल पर kg पर केल्विन होगा, ठीक है। ये तमाम यहाँ मौजूद है, और जैसा कि इन्होंने यहाँ नीचे भी बताया है कि इसकी SI यूनिट जो है वो केल्विन में आती है, तो लिहाजा यहाँ डिग्री सेंटीग्रेड नहीं बल्कि डिग्री केल्विन तक जो हीट चाहिए होती है, हीट एनर्जी, वो हमें जो है वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में इस्तेमाल करनी होगी, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ अ सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस है उसका 1 kg हमारे पास है, उसका अमाउंट ऑफ उसके जो टेम्परेचर जब हम राइज करेंगे 1 डिग्री केल्विन तक, तो उसमें जो हमें हीट एनर्जी रिक्वायर हो रही है वो उस चीज़ की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, ठीक है। और इक्वेशन अगर हम उसके जिक्र करें तो हमारे पास आ जाएगी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है हमारे पास आ जाएगी डेल्टा Q डिवाइडेड बाय मास इनटू डेल्टा टेम्परेचर, ठीक है। डेल्टा हीट एनर्जी या इसको आप डेल्टा भी ना करें, इसको हीट एनर्जी करें, हीट एनर्जी डिवाइडेड बाय मास एंड चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। वेयर C इज, अच्छा यहाँ असल में अगर हम इसको जिक्र करें, इन्होंने C इज कांस्टेंट विच डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल, असल में ये है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हीट एनर्जी के, ठीक है। अच्छा, आगे इन्होंने कहा वेयर C इज कांस्टेंट, अच्छा ये कांस्टेंट है, ठीक है। इन्होंने यहाँ इसको मज़ीद वाज़ेह नहीं किया, असल में ये C जो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, ठीक है, और ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। असल में हुआ ये है, मैं आपको बताऊँ, वो ये कि ये जो Q है, ठीक है, अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड, ये जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास और डेल्टा T के, ठीक है, जो टेम्परेचर है नीचे जो आ रहा है, ठीक है। तो ये जो Q है, जो अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास से और डेल्टा T से, चेंज इन टेम्परेचर से, ठीक है। तो जब ये यहाँ प्रोपोर्शन का साइन है तो यहाँ बीच में कोई कांस्टेंट आएगा जो कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, और जब इसको हम इक्वेशन बनाएंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा C इंटू M इंटू डेल्टा T, ठीक है। यानी अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब जो है वो बराबर होगी स्पेसिफिक हीट इंटू मास इंटू चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। अब अगर हमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मालूम करनी है तो हम इस पूरे के पूरे को मास इंटू डेल्टा T को, ठीक है, इसको हम ले जाएंगे इधर डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो अगर मैं इसको डिनोमिनेटर में इधर लेकर आ जाऊँ तो हमारे पास आ जाएगा मास इंटू डेल्टा T, ठीक है। यहाँ से ये ख़त्म हो जाएगा, तो हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फार्मूला आ जाएगा C इज इक्वल टू Q अपॉन मास इंटू डेल्टा T, और यही चीज़ आपके पास यहाँ पर आ रही है, ठीक है। तो ये C को जो इन्होंने कांस्टेंट यहाँ पे कहा है वो असल में कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, जो यहाँ मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। अच्छा, वेयर C इज कांस्टेंट विच डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द बॉडी, दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट। SI यूनिट इसका जूल पर किलोग्राम पर केल्विन है, ठीक है। इसलिए कि जूल इसलिए कि एनर्जी है, हीट एनर्जी, ठीक है, उसके डिवाइड किया मास से, kg से, और T जो है वो टेम्परेचर है, ठीक है। ये दोनों ऊपर आकर इन्वर्स हो गए, ठीक है। आप इसको पर के साथ जूल पर kg पर केल्विन करें या इसको इन्वर्स के साथ इस तरह जो है वो डिनोट कर दें, दोनों तरीक़ेकार सही हैं।
ठीक है। इसके बाद यहाँ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बताइए मुख्तलिफ चीज़ों की। टेबल 9.1 शोज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस इन कॉमन यूज़। ये आप देख सकते हैं। तो अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ जो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर की जो है वो इनमें से काफ़ी चीज़ों के साथ काफ़ी ज़्यादा है, लेड के साथ, सिल्वर के साथ, कॉपर के साथ, ठीक है। तो कॉपर जो है अगर हम देखें ये इसको भी हम देख सकते हैं कि जल्दी गर्म हो जाता है। उसकी वजह ये है कि इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो वाटर के मुकाबले में कम है, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम आ जाएं इफेक्ट्स की तरफ, इफेक्ट ड्यू टू द लार्ज स्पेसिफिक हीट ऑफ एनर्जी ऑफ वाटर। वाटर की जो स्पेसिफिक हीट है वो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, नॉर्मल चीज़ों के मुकाबले में जो कि एनवायरनमेंट में है, जिनमें बेसिक जो अगर हम बात करें वो सॉइल की और उसके अलावा जो है वो रेत की बात करें, ठीक है। तो उसमें अगर हम गौर करें तो वी नो दैट वाटर हैज़ अ लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सॉइल के मुकाबले में और रेत के मुकाबले में जो है वाटर की जो स्पेसिफिक हीट है वो काफ़ी ज़्यादा। इट मीन्स कि ये जो है हीट ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है और टेम्परेचर इसका जल्दी राइज नहीं होता। तो उससे क्या इफ़ेक्ट होता है हमारे एवरीडे लाइफ में? द लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इन ओशियंस एंड लैक्स हेल्प टू मेंटेन द टेम्परेचर रेंजेस इन देयर सराउंडिंग्स। अगर हम गौर करें अपने मुल्क में तो लाहौर और कराची के मुकाबले में गर्मी दोनों जगह बराबर पड़े, लेकिन लाहौर का टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा राइज हो जाता है। उसकी वजह ये है कि लाहौर का जो एनवायरनमेंट है वहाँ पानी ज़्यादा मौजूद नहीं है, तो उसकी जो हीट है, हीट एनर्जी है, वो सॉइल एब्जॉर्ब करती है और सॉइल की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो कम है वाटर के मुकाबले में, लिहाजा उसका टेम्परेचर जल्दी राइज हो जाता है। उसकी वजह से उसका एनवायरनमेंट का टेम्परेचर भी जल्दी राइज हो जाता है। जबकि अगर हम कराची की बात करें तो यहाँ चूँकि इर्द गिर्द पानी मौजूद है तो पानी उस हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब ज़्यादा करता है और टेम्परेचर उसका राइज नहीं होता, उसके लिए उसको ज़्यादा हीट एनर्जी चाहिए होती है। तो इससे ये होता है कि वाटर गर्म नहीं होता जल्दी और उसकी वजह से उसके सराउंडिंग्स का जो टेम्परेचर है वो भी नॉर्मल रहता है, ठीक है। दूसरी अगर हम बात करें, वाटर विद कूलेंट इज़ यूज्ड टू रिड्यूस द टेम्परेचर ऑफ इंजन थ्रू रेडिएटर ऑफ व्हीकल। जब हम मुख्तलिफ गाड़ियाँ वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं तो उसमें हमें इंजन के सीज़ होने का भी डर होता है। उससे बचाने के लिए हम उसके रेडिएटर में जो है हम पानी डालते हैं। उसकी वजह यह है कि जो मेटल वहाँ पे यूज़ हो रहा होता है उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होती है, वो जल्दी गर्म हो जाता है, उसका टेम्परेचर राइज हो जाता है और डर होता है कि इंजन सीज ना हो जाए। तो हम उसमें जब पानी डालते हैं तो पानी जो है उसका टेम्परेचर ज़्यादा राइज नहीं होता, जबकि वो हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहा होता है और जब वो एब्जॉर्ब करके गुजरता है और फ़ैन के पास से गुजरता है तो वो फ़ैन उसकी हीट को जो वो लेकर अंदर से इंजन से आ रहा होता है, उस फ़ैन के ज़रिए वो हीट जो है वो बाहर निकाल दी जाती है व्हीकल के और पानी दोबारा घूमने लगता है इंजन के अंदर, वो दोबारा हीट लेकर फ़ैन तक आ जाता है। इस तरह होता ये है कि पानी जो है चूँकि उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा है वो हीट ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहा होता है, जबकि उसका टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा राइज नहीं हो रहा होता और इस तरह इंजन सीज भी नहीं होता और हीट आसानी से उसके अंदर से निकल जाती है। तीसरी मिसाल है, वाटर आल्सो एब्जॉर्ब टू मेंटेन अवर बॉडी टेम्परेचर। हमारा बॉडी टेम्परेचर भी मेंटेन रखता है वाटर। अगर हम नहाएं, पानी पिएं तो चूंकि वो अंदर की बॉडी टेम्परेचर जो है अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा होता है तो लिहाजा उससे हमारी बॉडी का जो है टेम्परेचर वो ज़्यादा राइज नहीं होता। यही नहाने के मामले में कि हमारा टेम्परेचर जो है वो पानी एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, और तो टेम्परेचर जो है वो हमारा एक नॉर्मल रेंज में रहता है। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम 9.3 हीट ऑफ फ्यूजन एंड हीट ऑफ वेपराइजेशन को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।